अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल के जितने भी एक्टिविटीज है वो न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होते हैं। तो न्यूक्लियस में मैंने सबसे पहले इसकी हिस्ट्री लिखी है कि न्यूक्लियस को किस साइंटिस्ट ने कब डिस्कवर किया। तो आपके बुक में तो यही लिखा कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने जो है सबसे पहले हमारे पास एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया कब? 1831 में। उसके बाद जो है 7 साल के बाद तकरीबन उसने प्लांट सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस डिस्कवर किया 1838 में। तो ये इसकी हिस्ट्री हुई। अब इसके बाद सेल के अंदर इसकी पोजीशन क्या है, फर्ज करिए यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ प्लांट सेल के लिए स्पेसिफिक और एनिमल सेल के लिए। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है? एनिमल सेल है। एनिमल सेल, ये हमारे पास एनिमल सेल है और ये हमारे पास प्लांट सेल है। प्लांट सेल, तो एनिमल सेल में यहाँ पर लिखा है कि सेंटर में और प्लांट सेल में साइड पर। तो क्यों? एनिमल सेल में याद रखे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था इसको हमने नाम दिया वैक्यूल। वैक्यूल, तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल है ये स्मॉल है, स्मॉल। तो यहाँ पर सेंटर पर ये जो है न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी पोजीशन सेंटर में है। और प्लांट सेल में चूंकि मैंने बताया भी था आपको कि इस वैक्यूल का साइज जो है, वैक्यूल का साइज वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास पुश करता है न्यूक्लियस को टुवर्ड्स द साइड। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो साइड पर आ जाता है, पुश हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये याद रखे कि प्लांट सेल में जो है, एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस और प्लांट सेल में ये साइड में मौजूद होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की लार्ज साइज की वजह से ये साइड पर पुश हो जाता है। अब सेल की क्लासिफिकेशन न्यूक्लियस की बेस पर किस तरह, मतलब न्यूक्लियस की नंबर बेस पर, नंबर की बेस पर। यूनि का मतलब आप जानते हैं, यूनि का मतलब है 1, न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उसको हम यूनी न्यूक्लियर सेल कहते हैं। और ये हमारे पास ज्यादातर जो है प्लांट्स और एनिमल सेल्स में ये ज्यादातर ये प्रेजेंट होता है, इस तरह के एक न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। अब बाई का मतलब है 2, यानी वो सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बाई न्यूक्लियर सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पैरामीशियम है उसमें भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और लिवर सेल्स हमारे बॉडी के जिगर में यानी लिवर में उसमें भी 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मल्टी न्यूक्लियर सेल्स यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इससे 2 से ज्यादा जो न्यूक्लियस है उसको हम मल्टी कहते हैं, 2 से ज्यादा, तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। हमारे पास जो हमारे जो मसल्स है उसके सेल्स में भी हमारे पास जो है मल्टी न्यूक्लियस है। और एक हमारे पास है ए का मतलब क्या है? एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या है? एब्सेंट का मतलब है जबकि मौजूद ना हो। ए न्यूक्लियर, ऐसे सेल्स भी हमारे पास प्रेजेंट है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हमारे पास जो आरबीसी मैच्योर हो जाता है तो उसमें हमारे पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब इसके बाद हम इसकी साइज की बात करते हैं, तो इसकी जो साइज है वो 10 नैनोमीटर इन डायमीटर हमारे पास न्यूक्लियस की अप्रोक्सीमेटली यही साइज है। इसके बाद हम इसकी पार्ट्स की अगर बात करें, न्यूक्लियस के जो नेसेसरी स्ट्रक्चर उसमें 4 पार्ट्स है: न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन। आपके बुक में क्रोमोसोम लिखा है लेकिन मैंने यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल लिखा है। अब इसके बाद हम इसकी पार्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं।
फर्ज करिए हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें कहाँ प्रेजेंट है? ये फुल जो है ये मैंने ड्रॉ किया है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। वेल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इस तरह है और ये इसके इर्द गिर्द जो मैंने ड्रॉ किया है रेड से, ये हमारे पास क्या है, इसके अराउंड मेम्ब्रेन है। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और याद रखिए हमारे पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ONM, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट है। और ये हमारे पास क्या है? INM, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ यानी न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ यहाँ पर ये प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आज। तो डबल मेम्ब्रेन है। एक हमारे पास आउटर जो मैंने बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ है उसको हम क्या कहते हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ है यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो उसको हम INM कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इस न्यूक्लियर इन्वेलप या जो मेम्ब्रेन है इसमें एक खास किस्म का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने ब्लू पर ड्रॉ किया है ये वाला, ये जो प्रोटीन है इसको हम न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। और इसका जो फंक्शन होता है ये हमारे पास इसका फंक्शन है। ये यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप में ये प्रेजेंट होता है और इसका जो फंक्शन है ये हमारा क्या काम करता है? हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप में पोर्स की फॉर्मेशन करता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके दरमियान जो पोर्स बना है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर हम इसको कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसको हम एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे। इसका जो फंक्शन इसको हम एक एक पार्ट के साथ अलग-अलग जो है सेपरेट फंक्शन इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो फंक्शन है हमारे पास क्या करता है? एलो करता है न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है। फुल मैंने सेल का डायग्राम ड्रा नहीं किया लेकिन इसके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। तो उस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ सब्सटेंस या कुछ पार्टिकल्स जो है उसकी एक्सचेंज होती है तो उसको एलो करता है हमारे पास ये न्यूक्लियर पोर्स। तो ये इसका एक पार्ट हुआ न्यूक्लियर इन्वेलप। अब इसके बाद 3 पार्ट रहते हैं उसको डिस्कस कर देंगे। तो अब हम इसकी जो 3 स्ट्रक्चर रहते थे उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद हमारे पास न्यूक्लियोलस है। तो यहाँ पर मैं दोबारा और डायग्राम ड्रॉ करता हूँ न्यूक्लियस का। इस तरह से ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप है हमारे पास। न्यूक्लियर इन्वेलप में यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है। उस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब मैं किस चीज को एक्सप्लेन करूंगा? न्यूक्लियोलस को। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। इस न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में हमारे पास RNA और RDNA जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त और भी है, हमारे पास RNA और DNA, RNA और RDNA हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके इर्द गिर्द हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जब न्यूक्लियस के मिडल में
आरआरएनए और आरडीएनए इंक्लोज्ड हो जाए प्रोटीन के अंदर, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस की प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से। न्यूक्लियस के सेंटर में आरआरएनए और आरडीएनए, जब प्रोटीन के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब इसके दो रीजन्स है, ये देखिए न्यूक्लियोलस की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियोलस इसमें ये जो आरआरएनए और आरडीएनए जो है ये न्यूक्लियोलस के सेंटर में मौजूद होता है, सेंटर में। तो ये हमारे पास सेंटर में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? रीजन, दो रीजन है ना इसमें, तो सेंटर में आरआरएनए और आरडीएनए प्रेजेंट है इसके न्यूक्लियोलस के सेंटर में। और पेरिफेरली हमारे पास क्या ये जो मैंने रेड पर ड्रॉ किया ये प्रोटीन है, प्रोटीन जिसने इंक्लोज किया है आरएनए और डीएनए को। तो ये हमारे पास प्रोटीन है, पेरिफेरली हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है रीजन में, और सेंटर में आरएनए और डीएनए प्रेजेंट है। अब मैंने आपको राइबोसोम में बताया था कि राइबोसोम की जो फॉर्मेशन या सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियोलस में। तो राइबोसोम की केमिकल कंपोजिशन आप देखें उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है और आरएनए हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोलस में। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखें। तो राइबोसोम की जो फॉर्मेशन या सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियर पोर के जरिए से वापस आउट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की फॉर्मेशन, इसका फंक्शन हुआ, मेन फंक्शन इसका ये है। अब उसके बाद जो तीसरा पार्ट है या स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस के बाद, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो यहाँ पर आप देख ले, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है मैंने लिखा है, इट इज द फ्लूइड बिटवीन ओ एंड एम। ओ एंड एम क्या मैंने बताया था इससे पहले? न्यूक्लियर इनवेलप में जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर, ये हमारे पास क्या है? ये आईएनएम है, आईएनएम। ये जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है वो क्या है? न्यूक्लियोलस। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में जो यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ, ये इस स्ट्रक्चर से लेकर यहाँ पर न्यूक्लियोलस तक जो फ्लूइड पोर्शन प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या है? एंजाइम से क्रोमोसोम्स है, डीएनए या ये क्रोमेटिन मटेरियल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। आइंस वगैरह हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। अब हम क्रोमेटिन मटेरियल यानी जो आखिरी पार्ट है न्यूक्लियस का, क्रोमेटिन मटेरियल, आपके बुक में इसको क्रोमोसोम का नाम दिया है, लेकिन क्रोमेटिन मटेरियल जो है हमारे पास थ्रेड लाइक, धागे की तरह स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जो फ्लूइड पोर्शन है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में, यहाँ पर हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। अब क्रोमोसोम जब अनकंडेंस्ड यानी हमारे पास ये कंप्रेस नहीं होता, कुल हुआ होता है, उसको हम अनकंडेंस कहते हैं। तो जब उस फॉर्म में होता है उसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम जब अनकंडेंस फॉर्म में हो उसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। और जब क्रोमेटिन मटेरियल, यही क्रोमेटिन मटेरियल, इसको मैं कंडेंस कर लूं तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब क्रोमोसोम की हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो इसमें मेनली चैप्टर नंबर 1 में हम दो ही स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड ईयर में इस पर डिटेल चैप्टर है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम एंड डीएनए। फर्स्ट करें, ये हमारे पास क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है इस तरह से। तो इसमें जो है 2 पेयर्ड हैंड्स होते हैं, पेयर्ड हैंड्स, पेयर्ड की फॉर्म में यानी दो होते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। और इन दोनों क्रोमेटिड का जो जॉइनिंग लाइन है, जहां पर ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, तो उस सेंटर को हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर। यहां पर मैंने लिखा है सेंट्रोमेयर।
सेंट्रोमियर। तो ये हुआ इसका सेंटर, ये इसका जो स्ट्रक्चर है चैप्टर नंबर 1 के लिहाज से वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो इसका क्या काम क्या है, ये हमारे पास जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और इसमें क्रोमोसोम ये चीजें प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर हमारे पास जो है प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पर होती है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म में। और इसमें भी हमारे पास जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, वो ट्रांसफर होती है। सेल थ्योरी में भी हमने पढ़ा था, वो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो न्यूक्लियस में, और ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये मैंने एक जो पार्ट है उसके साथ अलग जो है सेपरेटली उसमें मैंने फंक्शन डिस्कस किया। अब अगर चाहे तो इन सब पार्ट्स को लिख कर आखिर में इन फंक्शन को लिख सकते हैं पेपर में। तो ये आज का लेक्चर था और ये चैप्टर जो है ये वाइंड अप हो गया है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद शायद हम डाइजेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करें और उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स। थैंक यू।